शुरू करें भाई। देखो, अगर आपके पास टैलेंट दिखाने के लिए अवसर है ना, तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तो आप प्लस में ही हो, आपको कोई नुकसान वाली बात है ही नहीं। शुरू करें। देखो, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। स्टेट्स की मदद से क्वालिटी को कंट्रोल करना। अलग अलग चार्ट है, लेकिन सबका कहना या सबका तरीका जो है वो एक ही है। बस कहीं पर अर्थमेटिक मीन इस्तेमाल होगा, कहीं स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल होगा और कहीं रेंज इस्तेमाल होगी। क्या होता है इस चैप्टर के अंदर कि भाई हमने कहा कि क्या हम स्टेट्स की मदद से हम हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं क्या। जैसे हमने तय किया कि पेन का जो है वो ये डायमेंशन होगा, इस तरीके का बनना चाहिए, या फिर जैसे पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है, उसके ये फंक्शन होने चाहिए, ये काम उससे हो जाने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो अपन ने डिसाइड की। सबसे पहले अपन ने स्टैंडर्ड तय किया, फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड तय करके अपन प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन करने के बाद जब प्रोडक्ट तैयार होगा तो अपने पास दो ऑप्शन होंगे। एक तो अपन क्या करें, 100% इंस्पेक्शन करें। 100% इंस्पेक्शन में आपको पता है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इंस्पेक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लगेगी। तो फिर क्या स्टेट्स की मदद से कुछ जो है वो किया जा सकता है क्या। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। इसमें जो है वो दिया है ये डॉक्टर वॉल्टर ई इसको जो है वो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के फादर भी जो वो कहा जाता है। इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, अपन स्टेट्स की मदद से कुछ जो है वो जुगाड़ बैठाते हैं, जिससे अपन जो क्वालिटी कंट्रोल कर पाए। एक बहुत ही सिंपल सा उन्होंने तरीका दिया, और सारा जो चैप्टर है वो पूरा इसी के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है। उसने कहा देखो, सेंसस स्टडी करना या 100% इंस्पेक्शन करना ना तो पॉसिबल है और ना सही तरीका है, क्योंकि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगी। और कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट खुद ही खत्म हो जाता है। जैसे कि मैच बॉक्स है, माचिस है, उसको जो वो बिल्कुल भाई, याद तो सारा कुछ करना चाहिए। नोट्स में जो दे रखा है उसमें से ये जो ऑथर के नाम है, किसी की यूज क्या है, किसी की एप्लीकेशन क्या है, ये चीजें जो है यहाँ से तो आपको छोड़ना ही नहीं है। फॉर्मूला फिर भी छोड़ दो चलेगा, फॉर्मूला फिर भी छोड़ दोगे चल जाएगा, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें से क्वेश्चन फिर भी कम आएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन कि भाई किसने दिया था, कब दिया था, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यू बनाने में ये आसान होते हैं। बाकी चीज़ों के कंपैरिजन के अंदर फॉर्मूला जो है वो लिखवाना वगैरह सारा कुछ जो थोड़ा मुश्किल होता है, उसकी बजाय सीधा नाम दे दिया कि भाई ये किसने दिया था या कौन है इसका फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे इन जनरल करंट के जो क्वेश्चन होते हैं ना पेपर थर्ड के अंदर, राजस्थान वगैरह के, तो वहां पर जो है वो नाम पूरा याद हो तो ही काम बनता है। बाकी यहाँ जो है वो ऐसा नहीं है कि वॉल्टर ए और फिर वापस यहाँ पर फिशर ए, इस तरीके से नाम जो है चेंज कर करके नहीं देते। पर्टिकुलर नाम जो है इसमें से कुछ न कुछ एक ही दिया जाएगा, तो वहां से आप जो है आसानी से पता कर सकते हो। देखो भाई, इसने क्या कहा कि आप एक क्या काम करो, कंट्रोल चार्ट बनाओ। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा कि एक जो है वो क्या करो, सेंट्रल लाइन बना दो, और एक जो है वो अपर लाइन बना दो, और एक लोअर लाइन बना दो। यहाँ पर जो है वो सैंपल्स लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए कंट्रोलेबल एट्रीब्यूट। यहाँ पर भी अपन जो ज़्यादा ध्यान जो है वो किस पे देंगे, जो अपने कंट्रोल के अंदर है वो सारी चीज़ें जो अपन ध्यान देंगे। और इन जनरल भी कंट्रोल की जो आपके चीज़ें हैं ना, उसी के ऊपर ध्यान दिया करो। जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं, एग्जाम कब होगा, क्या आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या टाइम पे होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, इसके बारे में देखने से और कोई खास मतलब है नहीं। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, कंट्रोलेबल एट्रीब्यूट लिख देंगे, जैसे कि पेन का साइज हो गया।
कि भाई पेन का जो है वो आगे वाला डायमेंशन 0.4 mm जो है वो होना चाहिए। तो ये अपन ने जो है यहाँ अपन क्या ले सकते हैं, मीन ले सकते हैं, जो कि पॉपुलेशन का मीन हो सकता है या कुछ भी, कि भाई ये क्वालिटी होनी चाहिए। और यहाँ पर अपन ले लेते हैं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, और लोअर जो है वो म्यू माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 99% तक की चीज़ें जो यहाँ पर कवर हो जाएगी। पहला सैंपल लिया और उसके जो वो अपने एट्रीब्यूट कैलकुलेट किए, जैसे 0.4 के हिसाब से अपना जो है वो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अपन ने कैलकुलेट किया और यहाँ पॉइंट बना। ठीक है, ये यहाँ पर अलग अलग वैल्यू दे रखी है, जैसे ये 0.4 है, ये यहाँ मान लीजिए 0.7 है, और यहाँ 0.1 है। इस तरीके से जो है वो कोई भी पर्टिकुलर डायमेंशन हो सकता है, लेंथ हो सकता है, विड्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका पॉइंट यहाँ पर आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये इस लिमिट के अंदर है। फिर दूसरा चेक किया, यहाँ आया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आया कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। अगर कोई पॉइंट जो वो बाहर चला जाएगा तो अपने को पता करना होगा कि भाई क्या कारण है कि ये बाहर गया है। तो हो सकता है कि अपना या तो प्रोसेस गड़बड़ हो या पर्टिकुलर प्रोडक्ट गड़बड़ हो। भाई हो सकता है कई बार कुछ रैंडम एरर हो, और कई बार जो वो क्या होता है, हमारा प्रोसेस जो गलत हो जाता है। यहाँ हम जो स्टडी करेंगे वो दो चीज़ों की स्टडी करेंगे, एक तो प्रोसेस की स्टडी करेंगे, एक प्रोडक्ट की स्टडी करेंगे। प्रोसेस की स्टडी कैसे करेंगे, भाई क्या अपना प्रोसेस सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब जैसे कि मशीनरी वगैरह जो वो सारी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। एक अपन प्रोडक्ट की भी जांच कर सकते हैं, जो जिसमें अपन क्या करेंगे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चेक करेंगे। कई बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो उसको अलग से चेक किया जा सकता है, जैसे बल्ब जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस तरीके के। तो वहाँ अपन प्रोडक्ट को भी चेक कर सकते हैं, जो कि अपन आगे डिटेल में देखेंगे। ये बाहर की साइड में चला गया तो अपने को क्या करना होगा, वापस जो है वो स्टडी करनी होगी, चेक करना होगा कि किस कारण जो वो ये गलतियां हो रही है। या फिर कई बार लगातार पॉइंट जो वो क्या हो रहे हैं, इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक चल रहे हैं, अपर लिमिट या लोअर लिमिट के, तो भी अपन क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे कि क्या प्रोसेस के अंदर कुछ गड़बड़ है या नहीं है। या फिर कई बार क्या होता है, जैसे ये पॉइंट जो वो क्या होने चाहिए, अगर ये रैंडम एरर है तो इसका मतलब क्या, ये पॉइंट कहीं भी आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, मतलब कि इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए। अगर वो सिर्फ रैंडम रीजन की वजह से एरर है तब तो ये कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कभी ये जो है वो क्या हो जाए, पर्टिकुलर पैटर्न बनाने लग जाए कि पर्टिकुलर ये इस तरीके का कोई पैटर्न बनाने लग जाए, लाइन बनाने लग जाए, या फिर ये पर्टिकुलर इस तरीके की कोई लाइन बनाने लग जाए, तब भी अपने को क्या करना चाहिए, वापस चेक करना चाहिए कि क्या कारण है, किस वजह से ये इस तरीके के एरर जो है वो आ रहे हैं। अलग अलग चार्ट बनेंगे, चार्ट को जो अपन क्या करेंगे, पहले चार्ट को जो मेनली इस तरीके से देखते हैं कि भाई किसके लिए देख रहे हैं, वेरिएबल के लिए देख रहे हैं या एट्रीब्यूट्स के लिए देख रहे हैं। वेरिएबल के लिए क्या है, वेरिएबल के अंदर तो क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा है, और यहाँ कौन से क्वालिटेटिव डाटा है। क्वांटिटेटिव डाटा है तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मीन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, रेंज की कर सकते हैं, ऐसे कर तो सब भी सकते हैं, लेकिन मेनली इनके ऊपर जो चार्ट बनेंगे, मीन के कर सकते हैं, रेंज के कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की कर सकते हैं। अगर मीन की करके कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, मीन चार्ट कहलाएगा। रेंज की करके कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, रेंज चार्ट। और स्टैंडर्ड डेविएशन के करके कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, रेंज चार्ट जो कहलाएगा। मीन के केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ग्रांड मीन जो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ जो वो अपन क्या करेंगे, एवरेज रेंज जो वो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ जो वो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ये जो वैल्यू है, जो चार्ट बना रहे हैं अपन, उस वैल्यू को क्या करेंगे,
यहाँ रखेंगे, उसके बाद में उसकी अपर लिमिट जो तय करेंगे और उसी की जो क्या करेंगे लोअर लिमिट है जो तय करेंगे। प्रोसेस सबके अंदर सेम रहेगा, वही तरीका रहेगा, बस इसके अंदर ये यहाँ पर कौन सा अमाउंट आएगा, यहाँ कौन सा अमाउंट आएगा और यहाँ कौन सा अमाउंट आएगा, सिर्फ वही चीजें जो क्या होगी चेंज होती जाएगी। क्लियर है, समझ पा रहे हो बात यहाँ तक की? यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है। वेरिएबल के केस में, सॉरी एट्रीब्यूट के केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। एट्रीब्यूट के केस में क्या हो जाता है, एट्रीब्यूट में क्या होगा, या तो होगा या नहीं होगा। एट्रीब्यूट के केस में किस तरीके से काम करता है कि भाई सक्सेस या फेलियर, इस तरीके से काम करता है। भाई बल्ब जो है वो सही से जल रहा है या फिर नहीं जल रहा है, या फिर जैसे कोई पर्टिकुलर जो बॉक्स बना है उस बॉक्स जो है वो सही है या उसके अंदर जो कोई होल बन गया है तो फेलियर है। तो वहां पर जो क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है, वहां पर क्या है क्वालिटेटिव, तो या तो है या फिर वो नहीं है। तो यहाँ पर अपन जो है वो ये मीन वगैरह ये कैलकुलेशन अपनी यहाँ पर काम नहीं आएगी, तो अपन यहाँ पर थोड़ा सा इसका अलग तरीके से करेंगे। या तो हम ये चेक करेंगे कि भाई कितनी यूनिट जो है वो खराब बन रही है। यहाँ पर दो तरीके से चेक कर सकते हैं, या तो हम ये चेक कर सकते हैं कि भाई कितनी यूनिट जो है वो खराब बन रही है, या फिर हम ये चेक कर सकते हैं कि एक यूनिट जो बनी है उसके अंदर कितने डिफेक्ट जो वो आ रहे हैं। अगर हम ये चेक करते हैं आइदर बाय प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट की यूनिटें कितनी डिफेक्टिव बनी है, तो इसमें दो चीजें हो सकती है। या तो अपना क्या हो सकता है सैंपल साइज जो वो डिफरेंट है, या फिर सैंपल साइज जो वो सेम है। अगर सैंपल साइज डिफरेंट है तो इस केस के अंदर क्या होगा, जैसे एक सैंपल जो है वो जिसके अंदर 100 यूनिट है और जिसमें 5 डिफेक्टिव आया, एक के अंदर 200 यूनिट है और एक उसके अंदर 7 है, एक के अंदर 300 यूनिट है और उसके अंदर 9 है, और एक के अंदर जैसे 200 यूनिट है और उसके अंदर 8 जो है वो डिफेक्ट है। तो यहाँ पर तो ये सारे के सारे क्या कंपेरेबल है क्या, नहीं। यहाँ 100 यूनिट है, यहाँ 200 यूनिट, यहाँ 100 यूनिट है, यहाँ 200 है, यहाँ 300 है, यहाँ 200 है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे प्रपोर्शन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे प्रपोर्शन कैलकुलेट करेंगे, भाई कितने प्रपोर्शन जो है इनके डिफेक्ट जो वो आ रहे हैं। ये हो गया 5%, ये हो गया 3.5%, ये हो गया 9 का मतलब कि 3% शायद। नाइन डिवाइडेड बाय 300, 3%, और ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय 200, 4%। फिर जो अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ एवरेज डिफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 5, 3.5 और +3 +4 डिवाइडेड बाई कितने सैंपल में डिफेक्ट आए, 5 3 8 9 10 11, 11 और 4 15, 15 15.5, 15.5 डिवाइडेड बाई 4 3.85 पर सैंपल जो डिफेक्टिव कितना आ रहा है 3.85। इस तरीके से अपन क्या करेंगे यहाँ कैलकुलेट करेंगे। अगर यहीं पर सैंपल साइज जो यूनिफॉर्म है तो यहाँ पर अपने को प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने की झंझट जो नहीं करनी पड़ेगी। 100 में 5, 100 में 4, 100 में 3 और 100 में 2। तो अपन यहाँ सीधा क्या कैलकुलेट कर सकते हैं
कि टोटल डिफेक्टिव कितने हैं, 1 2 5 4 9 10 11 12, 12 और 4 13 14, 14 का डिफेक्टिव आया है। यूनिट के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सैंपल के हिसाब से, 14 का जो डिफेक्ट आया 4 सैंपल पे या 14 का डिफेक्ट आया 400 यूनिट पे। यहीं पर एक तरीका ये भी है कि हम क्या स्टडी करें कि एक यूनिट के अंदर कितने डिफेक्ट आए हैं, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, एक यूनिट के अंदर डिफेक्ट कितने, इसके प्रोपोर्शन के अंदर जो अपन कैलकुलेट करेंगे कि पर्टिकुलर यूनिट के अंदर कितने डिफेक्ट है और इस तरीके के टोटल डिफेक्ट जो वो कितने आए हैं सारों में और सारी यूनिटें कितनी, उसका जो रेशियो अपन कैलकुलेट करेंगे। और इन चार्ट के अलग अलग नाम है, जैसे इसका पहले वाले का नाम जो है वो, ये जो है वो इसको कहेंगे अपन पी चार्ट, इसका जो है वो नाम है एन पी चार्ट, और इसके अंदर जो सी चार्ट। भाई कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग है, मैं इसको समझाने के लिए कह रहा हूँ ना, परसेंटेज नहीं आएगा, ये जो है वो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई ये मेन कॉन्सेप्ट ये है। इसको फिर उन्होंने फॉर्मूले के रूप में लिखा है, फॉर्मूले के रूप में भी लिखा है, और उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे, जब स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता है तो उस केस के अंदर थोड़ा सा चेंज भी आ जाता है। चेंज कैसे आ जाता है, उस केस के अंदर जैसे अपन जेड टेबल की वैल्यू होती है वैसे वैसे यहाँ पर भी जो डिसीजन फैक्टर जो है वो दे रखे होते हैं, जैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 D3 D4, इस तरीके के जो डिसीजन फैक्टर भी दे रखे होते हैं। तो अगर अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह नहीं होते हैं तो अपन उनका भी यूज जो है वो कर सकते हैं, जिनकी भी जिस तरीके से जेड टेबल की वैल्यू होती है उसी तरीके की उनकी वैल्यू होती है। किस तरीके से दे रखी होती है, ये यहाँ जैसे एन लिखा है, ये A1 A2 A3 A4 सॉरी B1 B2 C1 C2 D1 D2 D3, जैसे N1 है N2 है, N1 है तो A1 की ये वैल्यू होगी, A2 की ये होगी, इसकी ये होगी, इसकी ये होगी। क्या ये याद करने है क्या, नहीं, बहुत लंबी टेबल है ये तो भाई, 30 तक 50 तक जितने तक बनाओ उतने तक की जो टेबल बनाई होती है। भाई देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, क्या है, जब सैंपल साइज यूनिफॉर्म नहीं होगी, सैंपल साइज यूनिफॉर्म नहीं होगी तो अपन क्या करेंगे, पहले प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे कि भाई प्रोपोर्शन कितना है, कि 100 पे 5 है, यहाँ तो परसेंटेज में सीधा है 5, यहाँ 200 पे 7 है मतलब कि 3.5 के हिसाब से, यहाँ 300 पे 9 है मतलब कि 3 के हिसाब से, और यहाँ पर 200 पे 8 है मतलब कि 4 के हिसाब से। अगर सैंपल साइज इक्वल नहीं होगी तो पहले प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे और फिर आगे की कैलकुलेशन करेंगे। अगर सैंपल साइज सेम है तो प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन जो वो सीधी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सबका वेट जो बराबर है, यहाँ वेट जो सबका अलग अलग है, इस कारण जो पहले इसका एडजस्टमेंट करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा पहले P1 P2 P3 P4 इस तरीके से, और फिर जो है वो आगे की कैलकुलेशन होगी। क्लियर है ये यहाँ तक की बात। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या, वो ये, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, और ये वाला जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे क्यों बेस्ड है, क्योंकि डिफेक्ट इन यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट करते हैं, तो टोटल यूनिट के अंदर जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो कम ही होते हैं, उसके चांसेस कम होते हैं, उस वजह से ये करते हैं। ये बाइनोमियल पे क्यों करते हैं, ये बाइनोमियल में आपको पता है कि सक्सेस और फेलियर के हिसाब से चलता है, तो ये उस हिसाब से ये भी जो वो करता है। वैसे पॉइजन जो है वो भी एक तरीके का बाइनोमियल का एक्सटेंशन ही है। तो अभी तक का एक बार वापस देख लीजिए, देखो इसके अंदर है क्या, बाकी जो है वो सारा का सारा चीज जो है वो इसमें आगे यही चलेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात कही गई। अपना क्वेश्चन ये था कि क्या स्टेट्स जो वो हमारी कुछ मदद कर सकता है, हमने पूछा किस में, उन्होंने कहा कि हमारा काम जो प्रोडक्शन वगैरह का चलता है, हम कुछ यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पर
हम चाहते हैं कि क्या इसकी मदद से हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही जगह पे आए हो, हम स्ट्रेस जानते हैं, आप जो कहोगे वो करवा देंगे। हमने कहा कि आपके जो पैरामीटर है वो कौन से हैं? उन्होंने कहा पैरामीटर मतलब, हमने कहा क्वालिटी कैसे चेक करोगे, स्टैंडर्ड कैसे सेट कर रखे, कुछ हाइट लेंथ ऐसा कुछ वेरिएबल है या एट्रीब्यूट है? उन्होंने कहा कि सर हमारे पास तो वेरिएबल है। उन्होंने कहा फिर ठीक है, आपको 3 चार्ट देते हैं, 3 में से आप जो चाहो वो चार्ट जो वो इस्तेमाल कर सकते हो। हमने कहा कौन कौन से? उन्होंने कहा कि या तो आप मीन चार्ट यूज कर सकते हो, या आप रेंज चार्ट यूज कर सकते हो, या स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट यूज कर सकते हो। हमने कहा कि तीनों में क्या क्या? उन्होंने कहा कि मीन चार्ट के अंदर जो सेंटर लाइन होगी वो ग्रांड मीन होगा, कि सारे सैंपल का जो मीन है उसका मीन जो होगा वो हमारा क्या होगा, सेंटर लाइन होगा। और उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, अपर लिमिट डिसाइड करेंगे, और उसके हिसाब से हम लोअर लिमिट जो डिसाइड करेंगे। अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको सीधी सीधी पता है कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से ही होगा, मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन ही एडजस्ट होता है। हमने कहा कि अगर ये नहीं ले तो उन्होंने कहा कि फिर आप रेंज चार्ट जो वो इस्तेमाल कर सकते हो। हमने कहा कि उसमें क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि भाई सर, उन्होंने कहा कि भाई क्या करना है इसके अंदर? हमने कहा कि एक काम करो, सारे जो है वो सैंपल उनकी रेंज लो, उन रेंज का क्या करो, आप एवरेज कैलकुलेट कर दो। रेंज के अंदर भी क्या है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसका एवरेज लेते हैं, तो जो है उनके बीच का डिफरेंस लेते हैं अपन, तो अल्टीमेटली वो कौन सी उनके मिड की वैल्यू है। तो हमने कहा कि उस रेंज का जो आप क्या कर लो, एक एवरेज ले लो, और उस एवरेज के हिसाब से जो रेंज का एवरेज आता है वो आपकी सेंटर लाइन हो जाएगी, और उसके बेसिस पे अपर लाइन डिसाइड होगी, और उसी के हिसाब से लोअर लाइन डिसाइड होगी। और उन्होंने कहा कि अगर ये भी पसंद नहीं आए तो उन्होंने कहा कि एक काम कर लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन वो इस्तेमाल कर दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कीजिए हर सैंपल के, और उसका एवरेज कैलकुलेट कीजिए, वो आपकी सेंटर लाइन हो जाएगी, और उसके हिसाब से अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो वो डिसाइड होगी। हमने कहा अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे डिसाइड होगी? तो उन्होंने कहा कि एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला देंगे, अगर उसके अंदर जो वैल्यू दे रखी है, जो फॉर्मूले में जो वैल्यू चाहिए, अगर वो नहीं है तो उस केस के अंदर यहाँ पर डिसीजन फैक्टर जो वो दे रखे होंगे। हमने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये इनकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, जैसे जेड टेबल के अंदर वैल्यू होती है वैसे A1 A2, तो आप उनका इस्तेमाल करके भी उनको यूज कर सकते हो। नहीं, ये पहला वाला पी चैट, ठीक है। हमने कहा कि हो गया आपका। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एट्रीब्यूट होता तो उन्होंने अपन ने कहा कि एट्रीब्यूट के अंदर भाई देखो दो चीजें हैं, या तो आप क्या करना चाह रहे हो, डिफेक्टिव यूनिट पता करना चाह रहे हो, या फिर आप एक यूनिट के अंदर कितने डिफेक्ट है वो पता करना चाह रहे हो। दोनों में से अगर आप पहली वाली सिचुएशन में हो कि आप डिफेक्टिव यूनिट पता करना चाहते हो, भाई ये यूनिट डिफेक्टिव है और इसको अपन क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, इस तरीके की अगर बात करने वाले हो, तो आपके पास दो चीजें हैं, अगर आपका सैंपल साइज सेम जो वो यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यूनिफॉर्म है तब तो प्रोपोर्शन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप एनपी चार्ट जो वो यूज कीजिए। अगर आपका सैंपल साइज जो वो यूनिफॉर्म नहीं है तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना होगा, और फिर उसके बाद में आगे की कैलकुलेशन जो वो करनी होगी। और अगर आपको एक यूनिट के अंदर कितने डिफेक्टिव हुए या नंबर ऑफ टोटल डिफेक्ट कितने हैं, देखो इन दोनों में फर्क समझिएगा। यहाँ अपन बात कर रहे हैं पहले वाली जो कैटेगरी है, इसके अंदर कह रहे हैं कि जैसे 1000 यूनिट बनाई, जिसमें से 4 यूनिट जो वो डिफेक्टिव है। ये वाली कैटेगरी में जो पी चार्ट और एनपी चार्ट है वो ये वाली सिचुएशन है। यहाँ पर अपन क्या कहेंगे, 1000 यूनिट बनाई और उसके अंदर टोटल 7 डिफेक्ट है जो आए। अब 7 डिफेक्ट है जो हो सकता है एक यूनिट के अंदर 3 आए हो, तो भी जो वो टोटल 7 जो वो रहेगा। तो यहाँ पर क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट होंगे, और वहां पर कितनी डिफेक्टिव यूनिट है उसके हिसाब से होगा। ये वाला जो है इसके फॉर्मूले जो वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे है और उस पर बेस्ड बने हुए, और इसके अंदर अगर प्रपोर्शन वाला है तो उसका जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बेस्ड फॉर्मूला दे रखा है। जो प्रपोर्शन वाला है वो बाइनोमियल, जब अपन फॉर्मूला देखेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। और अगर सैंपल साइज इक्वल है तो आप क्या कर दीजिए, एनपी चार्ट जो वो बना दीजिए। फिर इसके बाद में हमने कहा कि अब आगे क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि आगे वही सेम, इसके हिसाब से हम जो वो आपको 3 लिमिट दे देंगे, ये आपकी सेंटर लिमिट, ये आपकी अपर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट।
जब तक आपके प्रोडक्ट यहाँ 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 चल रहे हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे बाहर जा रहे हैं तो फिर आप जो चेक कीजिए, और अगर इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक चल रहे हैं तो भी चेक कीजिए। अगर इसका जो पर्टिकुलर कोई पैटर्न बना रहा है तो भी चेक कीजिए कि भाई क्या गड़बड़ है। अब चीज़ें जो वो दो तरीके से चेक हो सकती हैं। देखो, एक तो अपन क्या करें, प्रोसेस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि भाई जो सिस्टम से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे जैसे मशीन 1 में जाता है, फिर मशीन 2 में जाता है, फिर मशीन 3 में जाता है। एक तो अपन क्या करना चाहते हैं, प्रोसेस जो वो सही करना चाहते हैं, तो अपन क्या करेंगे, हर प्रोसेस के बाद सैंपल लेंगे और चेक करेंगे। किसके लिए? प्रोसेस को चेक करने के लिए, वो प्रोसेस सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक जो है वो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का भी चेकिंग कर सकते हैं। जब प्रोडक्ट फाइनल तैयार होगा उस वक्त अपन चेक करेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को डिलीवर करने लायक है या नहीं है। अगर हम प्रोडक्ट को चेक करेंगे तो उसके लिए जो हम चीजें करेंगे उसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कंट्रोल कहेंगे। और अगर अपन प्रोसेस जो उसको चेक करेंगे, ये जो सारी चीजें कर रहे हैं अपन, ये नॉर्मली प्रोसेस के अंदर देखते हैं। अगर हम प्रोसेस को चेक करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे, उसे प्रोसेस कंट्रोल जो वो कहेंगे। इन जनरल प्रोसेस कंट्रोल जो वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सही है। दोनों दोनों भी किए जा सकते हैं वैसे, लेकिन प्रोसेस कंट्रोल में क्या होता है, अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। जैसे पहले प्रोसेस के बाद कुछ एरर है या फिर कुछ गड़बड़ है तो वो उसी वक्त पता चल जाएगा। और प्रोसेस के अंदर अगर गड़बड़ है तो वहां पर क्या होगा, फिर आगे बनने वाली सारी यूनिट जो क्या होगी, खराब होगी। तो प्रोसेस का जो एरर है वो जल्दी डिटेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझिएगा, जैसे आपने कोई एक चैप्टर छोड़ दिया, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने अगर पढ़ने का प्रोसेस जो वो गलत फॉलो कर दिया, पहले एमसीक्यू कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट पढ़ ही नहीं रहे हैं, फिर लास्ट के अंदर पता चला कॉन्सेप्ट भी पढ़ने, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, फिर रिवीजन नहीं हुआ। इसकी बजाय अगर आपने प्रॉपर सिस्टम रखा कि भाई ये पढ़ा, उसके बाद में ये रिवीजन किया, उसके बाद में एमसीक्यू किया, फिर जो ग्रे एरिया लगा कि भाई यहाँ पर कमी है, वो वाली चीज वापस आपने रिवाइज की, उसके अंदर वापस रिवीजन किया, फिर वापस उसकी प्रैक्टिस की, तो प्रोसेस सही होगा तो उसमें क्या होगा, आपको ज्यादा बेहतर नतीजे मिलेंगे, ज्यादा जो है वो आपको फायदा मिलेगा। तो प्रोसेस का गलत होना ज्यादा क्वालिटी जो उसको गड़बड़ कर देता है, ज्यादा प्रोडक्ट को गड़बड़ कर देता है। समझ आ रही है यहाँ तक की बात? भाई देखो, अपन या तो प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे तो क्या करेंगे, हर प्रोसेस के बाद में ये चेक करेंगे कि क्या अपना प्रोसेस सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे स्टेप कंप्लीट होगा या एक प्रोसेस कंप्लीट होगा, जैसे प्रोसेस 1 से यूनिट बाहर निकली, तो उसी वक्त अपन क्या करेंगे, उनमें से यूनिट चेक करके देखेंगे कि भाई सही है या नहीं है। अगर जैसे मशीन जो उसके अंदर कुछ गड़बड़ आ गई, जैसे उसके अंदर ऑयल लीक होना शुरू हो गया, तो उससे क्या होगा, सारी की सारी प्रोडक्ट खराब होना शुरू हो जाएंगे, और आगे वो जब तक प्रोसेस सही नहीं होगा तब तक सारी यूनिटें खराब होगी। क्लियर है? तो अपन क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कंट्रोल के अंदर हर प्रोसेस के बाद चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा प्रोसेस जो वो सही है या नहीं है। दूसरा जो वो अपन प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोडक्ट कंट्रोल को कैसे कर सकते हैं कि जब कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार होगा तब अपन चेक करें कि क्या ये प्रोडक्ट जो हमारा स्पेसिफिकेशन था उसके हिसाब से बना है या नहीं बना है। दोनों ही करने चाहिए, लेकिन प्रोसेस कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि प्रोसेस के अंदर अगर कुछ गड़बड़ आ गई तो फिर आपके आगे जितनी भी यूनिटें बनेगी वो सारी की सारी जो क्या होगी, उसमें डिफेक्ट आएगा। जितनी भी यूनिटें बनेगी उसमें डिफेक्ट आएगा। जैसे कि पर्टिकुलर एक कोई प्रोडक्ट खराब भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर एक प्रोसेस खराब हो गया तो फिर पूरी यूनिटें जो उसके उससे अफेक्ट होगी। अरे क्यों बनाओगे भाई, दे रखे हैं बस। आप तो जो नोट्स दे रखे हैं ना उनको रट लो, घोट लो, पी लो, आपका काम बन जाएगा। भाई मैं सुबह से शाम बैठ के लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, फिर भी आपको नोट्स बनाने पड़े तो फिर धूड़ है मेरी मेहनत पे तो। हाँ, कुछ एक आध पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा है तो वो उसके अंदर लिख दीजिएगा, बाकी आपको नोट्स बनाने की कोई खास जरूरत है नहीं। इसी में कुछ जो एडलेस करना है तो वो
कर लीजिएगा। ठीक है भाई। फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल चार्ट आर प्रपोज्ड बाय स्टुअर्ट 1924 के अंदर उन्होंने जो वो ये दिया था। कॉज ऑफ वेरिएशन देखो, इसके अंदर थ्योरी पार्ट जो भी है इसके अंदर हो गया, इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन आगे जो पढ़ेंगे उसके अंदर जो वो थ्योरी जो भी हो गया, या डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस जो भी हो, जो जब पढ़ेंगे उसके अंदर थ्योरी पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थ्योरी पार्ट जो वो ज़्यादा अच्छे से समझिएगा। और है यहाँ जो भी अपन पढ़ रहे हैं ना, वो सारा का सारा जो अपन ने अभी तक पढ़े हैं ना, उसी का जो एक तरीके का रिविजन ही है। यहाँ कुछ नई बातें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो शुरुआत के चैप्टरों में अपन नई चीजें सीखने को मिलती है। एक कंप्लीट पार्ट होने के बाद में 60-70% जब पोर्शन हो जाता है तो उसके बाद में नई चीजें कम सीखने को मिलती है, क्योंकि लगभग हर किसी का बेस जो वो वही रहेगा। देखो, चांस ऑफ रैंडम कॉज ऑफ वेरिएशन कि अगर कोई रैंडम कारण से जो वेरिएशन आया है, जैसे जिसको अपन क्या कहेंगे, नेचुरल या इनएविटेबल, कि भाई छोटे मोटे जो वो रैंडम कारण से जो फ्लक्चुएशन आएगा कभी कभी, जिसको अपन कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसको अपन चेंज जो वो नहीं कर सकते, जो कि परमिजिबल है। इफ ओनली ड्यू टू रैंडम कोज प्रोसेस इज कॉल्ड इन स्टेट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, कि भाई सिर्फ रैंडम कारणों से कभी कभार जो वो प्रोसेस के अंदर गड़बड़ आ जाती है, कि भाई ऊपर चला जाता है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, अपर लाइन जो है ये जो है वो कभी कभी जो है वो रैंडम कारण से जो वो इससे बाहर चला जाता है। जैसे आपने पढ़ते पढ़ते एक दिन कभी जो वो ऐसा थोड़ा मूड ही खराब था, और आपने जाके जो उस दिन बिल्कुल ये लोअर लिमिट से भी नीचे की साइड के अंदर चले गए, यहाँ स्टडी कर ली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कारण हो गया है जो असाइनेबल कॉज है, मतलब कि आपने किसी से बातें शुरू कर दी है, उसमें जो टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके का कोई है, तो वो वहां पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी। क्लियरली असाइनेबल और नॉन रैंडम कॉज factors such as defect in plant setting, defective tools, careless worker, substandard material, improper machine setting, etc. So necessary to detect immediately so as to take corrective action. When quality of article is affected by such reason, it is called the process is out of control, statistical control, कि भाई ये जो है वो प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो क्वेश्चन पूछे कि हम कौन सा एरर को जो वो कंट्रोल करना चाहेंगे, तो असाइनेबल कॉज वाले एरर जो उसको कंट्रोल करना चाहेंगे, क्योंकि रैंडम कॉज वाले तो होंगे। आप जैसे चाहे कितना ही प्लान बना दो, 6-7 दिन के अंदर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन जो आपकी पढ़ाई नहीं होगी, वो जो वो नॉर्मल है और वो होगा। किसी दिन बिल्कुल सही चल रहा है, टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा है, एक दिन यूं ही उठोगे और पता ही चलेगा कि आज जो शाम हो गई और आज किताब के हाथ भी नहीं लगे। ऐसा ऐसा कभी कभी होगा कि भाई 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए, कुछ भी नहीं किया, तो उसके ऊपर ज़्यादा जो है वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आदत पड़ने लग जाए या ऐसा कुछ रेगुलर हो रहा है, तो फिर उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। रीजन ऑफ वेरिएशन मे बी असर्टेन बाय, कि भाई ये जो है वो क्या कारण से, वो अपन किस तरीके से चेक कर सकते हैं, दो तरीके से, 100% इंस्पेक्शन और स्टेटिकल क्वालिटी कंट्रोल। अब 100% इंस्पेक्शन, क्योंकि अपना चैप्टर स्टेटिकल क्वालिटी कंट्रोल है, तो 100% इंस्पेक्शन की तो बुराइयां करनी है। पहली बात तो अगर आपको 100% इंस्पेक्शन करना है तो बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकल, डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकल मतलब जैसे मैच बॉक्स, जैसे हमारे एक सर थे जो उसके अंदर आईटीसी के अंदर लगे हुए थे, तो वो बताते थे कि वहां पर जो क्या होता है, कुछ बंदे जो अपॉइंट करते हैं उनका काम होता है जो भी सिगरेट बनती है उनको जो पी के चेक करना कि क्या क्वालिटी सही है या नहीं है। तो अब वहां पर 100% इंस्पेक्शन करेंगे, और उन्होंने पूरी की पूरी पी के देखा कि वाह यार, है तो सारी सारी बढ़िया, पैक कर दो, लेकिन क्या पैक करने के लिए कुछ बचेगा क्या, नहीं। या फिर जैसे मैच बॉक्स है,
माचिस है तो सारी तिलियां जो जला के चेक की हाँ सब जो बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन से वाले में? व्हेन क्वालिटी ऑफ आर्टिकल इज अफेक्टेड बाय सच रीजन इट इज कॉल्ड प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। कि भाई असाइनेबल कॉज की वजह से आएगा, कुछ एरर आ रहे हैं तो अपन उसको क्या कहेंगे, आउट ऑफ कंट्रोल है, कि भाई अपने को वापस सही करना है। अगर यहीं पर रैंडम कॉज की वजह से तो वहां पर क्या होगा, वो कहेंगे कि सिर्फ रैंडम कॉज की वजह से कुछ आ रहे हैं, कभी कभार जो कुछ यूनिट ऊपर नीचे हो रही है तो वो जो है वो। भाई कौन सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है। रैंडम एरर की वजह से है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रोसेस जो अपन कहेंगे कंट्रोल के अंदर ही है। अगर असाइनेबल कॉज की वजह से तो कहेंगे अपन वो आउट ऑफ कंट्रोल है। हाँ जैसे बादाम जो वो अगर खा लिए तो फिर खत्म हो जाएगा। और 100% इंस्पेक्शन नॉट रियलाइबल है। अब ये क्यों लिखा जाता है कि 100% इंस्पेक्शन नॉट रियलाइबल है? क्योंकि अगर आदमी से आप कंटिन्यूअसली एक ही काम रूटीन करवाओगे तो उसमें जो डिफेक्ट होगा वो उसे दिखना भी बंद हो जाएगा, उसे जो वो चीजें नॉर्मल लगने लग जाएगी। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट हैज टू टेक मेनली 3 डिसीजन। द टाइप ऑफ आर्टिकल टू बी प्रोड्यूस, कि भाई क्या। हाँ रैंडम तो नहीं कर सकते ना, रैंडम एरर तो आएंगे, रैंडम जो है वो आएंगे, उसको अपन नहीं कर सकते कंट्रोल। भाई अपन कितनी कुछ भी कोशिश कर ले, कुछ जो है वो तो एरर आएंगे, मतलब उसको जो अपन नहीं कर सकते, उसका जो कोई कारण नहीं है वो हो जाते हैं। और वो इसी तरीके से चलता है 100%। भाई अपन मैक्सिमम आज के टाइम में 6 सिग्मा चलता है। वो भी क्या कहता है, कितना 1 लाख या 10 लाख के अंदर जो वो 6 यूनिटें खराब होगी, अब ये तो होगी ही होगी, इसको जो क्या अपन सही कर पाएंगे क्या? नहीं, ये तो जो रैंडम एरर है ये तो आएंगे। भाई कहते हैं ना कि गलतियां जो भगवान से भी होती है तो फिर इंसान जो है उससे तो रैंडम एरर होंगे ही होंगे। 3 मेन डिसीजन लेने इसके अंदर, ध्यान से समझिएगा। द टाइप ऑफ आर्टिकल टू बी प्रोड्यूस, कौन सा आर्टिकल अपने को प्रोड्यूस करना है, जैसे अपन कहते हैं स्पेसिफिकेशन। हाउ इज आर्टिकल एक्चुअली प्रोड्यूस, कि प्रोडक्शन कैसे होगा। और आर्टिकल प्रोड्यूस रिसेंबल विद द प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड और नोट, यहाँ डी लिख दीजिएगा ना। सबसे पहले तो अपन स्पेसिफिकेशन जो है देंगे कि भाई पेन जो वो इस तरीके की इस साइज की बननी चाहिए। क्लियर है, ये अपन ने स्पेसिफिकेशन दिया, फिर उसके हिसाब से अपन पेन बनाएंगे और फिर जो है वो इंस्पेक्शन करेंगे कि क्या ये पेन जो बनी है एक्चुअल में वो हमने जो पहले स्पेसिफाई किया था, जो अपन ने पहले तय किया था, क्या उसके हिसाब से बनी है या नहीं बनी है। तो स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल में 3 मेन डिसीजन लेंगे, स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्शन और फिर वापस इंस्पेक्शन, कि भाई प्रोडक्शन जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है। मेन एलिमेंट जो है वो इस एस्थेटिकल क्वालिटी कंट्रोल का है, एक तो सैंपल इंस्पेक्शन हो रहा है, इस वजह से कंटिन्यू टेस्ट एवरी स्टेप होगा, कि हम हर स्टेप पे एक प्रोसेस से बाहर निकलेगा, उसके बाद में कुछ जो है वो प्रोडक्ट लेंगे, उन कुछ सैंपल लेंगे और उसका जो चेक करेंगे, तो हर स्टेप के ऊपर हर प्रोसेस के ऊपर चेक करेंगे। जैसे प्रोसेस 1 से यूनिटें निकली, उसमें से कुछ यूनिटों का सैंपल लिया, चेक किया कि क्या वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है या नहीं, अगर है तो ओके, नहीं है तो फिर अपन वहां पर क्या करेंगे, चेक करेंगे। स्टेटिकल मेथड यूज करेंगे, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज वगैरह जो है उनका इस्तेमाल करेंगे। स्टेटिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जो भी चार्ट बनाएंगे वो इसके जरिए करवाएंगे। फंडामेंटल ऑब्जेक्ट क्या है, टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द एक्सटेंट टू विच प्रोडक्शन प्रोसेस फुलफिल द प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड रिगार्डिंग क्वालिटी। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई, स्टेटिकल क्वालिटी कंट्रोल का फंडामेंटल ऑब्जेक्ट क्या है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि बेसिक ऑब्जेक्ट या फंडामेंटल ऑब्जेक्ट, तो वहां पर इन जनरल आंसर जो वो एक ही होगा, ऑल ऑफ द वो नहीं होगा। अगर पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है तो वहां पर ऑल ऑफ द वो हो सकता है। बाकी फंडामेंटल ऑब्जेक्ट या मेन ऑब्जेक्ट या बेसिक ऑब्जेक्ट अगर पूछा जाता है ना तो वो एक ही होता है कि भाई ये चीज है क्यों।
तो स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल क्यों है? अपन चेक करना चाहते हैं कि भाई क्या क्वालिटी के हिसाब से जो हमारी प्री डिटरमाइंड क्वालिटी उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है, टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द एक्सटेंट टू विच प्रोडक्शन प्रोसेस फुलफिल द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड रिगार्डिंग क्वालिटी। हाँ, असाइनेबल जो है उनको अपन कंट्रोल, यहाँ जो है वो अपन जो भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो जो है वो असाइनेबल कॉज की वजह से होने वाले एरर है, उन्हीं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। रैंडम एरर का मतलब समझिए, वो एरर जो दैवीय शक्ति के कारण हो रहे हैं जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ आ रही बात? कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, कुछ चीजें इधर उधर होगी, आप जो है वो कुछ भी कर लोगे तो उसके अंदर थोड़ा बहुत जो इस तरीके से चीजें रहेगी, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे। असाइनेबल की भाई, असाइनेबल मतलब कि हमारी मशीन खराब थी इस वजह से जो गड़बड़ हुआ, या फिर पावर फेलियर हो गया उस वजह से गड़बड़ हुआ, तो उसको जो क्या करेंगे अपन कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग कि भाई ये प्रोडक्ट जो वो अल्टीमेटली ये सैंपल जो वो सही है या नहीं है। रैंडम रीजन की वजह से, जैसे समझिएगा रैंडम रीजन कौन सा है, मैं क्लास लेने आ रहा था, ठीक है, और उस टाइम जो वो भयंकर बारिश हुई और जो पूरे जोधपुर के अंदर लाइट चली गई और मैं क्लास नहीं ले पाया, तो ये क्या है, रैंडम कॉज है। इसके अंदर अगर इस तरीके से क्लास ऑफ हो रही है तो क्या चिंता करने की जरूरत है क्या? नहीं। मैं घर पे बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था, बस मन नहीं हुआ और इस वजह से मैं क्लास नहीं ली, तो ये जो है वो क्या है, असाइनेबल कॉज है। इस असाइनेबल कॉज के लिए मुझे एक्शन लेना चाहिए खुद के लिए, लेकिन रैंडम कॉज की वजह से अगर कुछ आ रहा है तो उसके अंदर कोई ज्यादा चिंता करने वाली बात है नहीं। समझ पा रहे हो बात? तो अगर रैंडम कॉज की वजह से एरर आता है तो अपन ये नहीं कहेंगे कि हमारा प्रोसेस जो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, लेकिन यहीं पर असाइनेबल कॉज की वजह से अगर कुछ एरर आ रहा है तो वहां पर क्या कहेंगे हम कि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। समझ पा रहे हो बात? समझ पा रहे हो बात भाई? जैसे यहाँ आया क्लास लेने के लिए और इंटरनेट जो वो उसके वायर कट गए हैं और उस कारण जो इंटरनेट नहीं चल पा रहा और उस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा, तो ये रैंडम एरर है, ये कभी कभार होंगे और उसको जो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और इस वजह से अगर क्लास ऑफ हो रही है तो कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, नहीं। लेकिन मैं यहाँ आया, मेरे दोस्त बैठे थे सारे जो मजे कर रहे थे, मैंने कहा कि ठीक है आज मैं भी मजे करता हूँ, मैंने क्लास की छुट्टी कर दी। दूसरे दिन फिर आया, दूसरे दिन फिर जो आया यहाँ पर देखा सारे के सारे दोस्त जो मजे कर रहे थे, मैंने कहा ठीक है मजे करो आप भी, और स्टूडेंट को मैसेज किया कि भाई ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस टुडे क्लास इज ऑफ। तो ये जो है ये क्या है, असाइनेबल कॉज है। अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस के अंदर मुझे क्या करना होगा, पता करना होगा, खुद को स्टडी करना होगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, और फिर उसके लिए मुझे एक्शन लेना होगा। ठीक है भाई, अब समझ आ गया आपको? डिसीजन मेकिंग हेल्प इन टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन ऑफ प्रोडक्शन। The quality does not mean merit or demerit of an article, but it means predetermined speciality of article produced called the quality। यहाँ पर समझिएगा क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि उसका जो वो फंक्शनलिटी कैसी है, काम कितना कर रहा है, वो नहीं है। पर्टिकुलर आपने जो पहले स्पेसिफिकेशन दोगे कि इस पेन की साइज ये होनी चाहिए, लेंथ ये होनी चाहिए, विड्थ ये होनी चाहिए, और ये जो है इसके अंदर ये डायमेंशन जो वो होने चाहिए, तो हमारे लिए क्वालिटी का मतलब वो है कि अगर पेन उसी तरीके की बन रही है तो अपन क्या कहेंगे कि वो सही है। अगर उससे कुछ अलग डायमेंशन में बन रही है, लेंथ वेट या फिर डायमेंशन जो अलग हो रहे हैं, तो अपन क्या कहेंगे कि वो प्रोडक्ट जो क्वालिटी के हिसाब से सही नहीं है, चाहे वो पेन चलने में ज़्यादा अच्छी क्यों ना हो जाए। जो खराब बनी है वो पेन मान लीजिए चलने में उससे ज़्यादा बेहतर भी हो तो भी अपन उसे खराब कहेंगे, अगर वो हमारे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड जो है उससे भिन्न है, उससे अलग है, तो अपन कहेंगे कि वो पेन जो वो सही नहीं है। समझ पा रहे हो बात? यूटिलिटी एंड एडवांटेज ऑफ एसक्यू से, अगर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल करोगे तो क्या होगा,
कॉस्ट कम लगेगी, सारे प्रोडक्ट एक जैसे बनेंगे, स्पेसिफिकेशन में आपको मदद मिलेगी क्योंकि आप स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करोगे, गलती होते से ही आपको पता चल जाएगा, ग्राफिक पिक्चर जो पता चल जाएगी आपके कि भाई आपका प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके से कर रहा है काम, ये लाइनों के जरिए कि भाई आपकी यूनिट जो किस तरीके की बन रही वो पता चल जाएगा। द ओनली वे इन सम केसेज, वो कह रहा है कि कई बार 100% पॉसिबल नहीं होता है तो वहाँ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल ही रहेगा। बैलेंसिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स रिस्क एंड कंज्यूमर्स रिस्क। प्रोड्यूसर्स रिस्क क्या है? प्रोड्यूसर्स रिस्क किसे कहते हैं अपन? कि प्रोडक्ट सही था और कस्टमर ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि भाई नहीं अच्छा है नहीं प्रोडक्ट, कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया। और कंज्यूमर रिस्क किसे कहते हैं? अपन अपन ने पढ़ा था, याद हो तो, कंज्यूमर रिस्क किसे कहते हैं? कि प्रोडक्ट खराब था और कंज्यूमर जो वो ले गया, कंज्यूमर ने परचेज कर लिया। तो क्योंकि प्रोडक्ट खराब नहीं बनेंगे तो दोनों तरीके के रिस्क जो कम हो जाएगी। वाइड एप्लीकेशन है आज के टाइम में, लगभग हर जगह जो ये इसका इस्तेमाल होता है। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किस तरीके से कि भाई किसी को स्पेसिफिकेशन के बारे में पता करना है या किसी प्रोसेस के मैनेजर को कुछ पता करना है तो यहाँ पर अब जो है वो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में सब कुछ डाटा जो अवेलेबल होंगे तो वहाँ पर आसानी से इन चीज़ों के बारे में पता चल पाएगा। क्लियर है यहाँ तक का? यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए भाई। क्लियर है यहाँ तक का भाई? आगे बढ़े। उसके बाद में प्रोसेस कंट्रोल और प्रोडक्ट कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल में डिटरमाइन वेदर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन द डिजायर्ड मैनर। आपने कभी एम एस धोनी के इंटरव्यू देखे होंगे तो इंटरव्यू जो है वो एम एस धोनी के इंटरव्यू में आपको एक चीज हमेशा ही देखने को मिलेगी, वो एक चीज हमेशा ही बोलते हैं कि अब काम जो वो हमेशा प्रोसेस पे करो, आउटकम पे मत करो। अगर प्रोसेस आपका सही होगा, अगर प्रोसेस आपका अच्छा होगा तो जीत अपने आप होगी। तो प्रोसेस जो ज्यादा ध्यान जिस पे देना चाहिए वो चीज है प्रोसेस की, ये काम किस तरीके से करना, उस प्रोसेस के अंदर अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो बाकी सारी चीजें जो अपने आप सही होगी। अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो वो क्या है, एक तरीके का आउटकम है, नतीजा है, और प्रोसेस जो है जिसके जरिए ये चीजें बन रही है। अगर प्रोसेस सही है और प्रोसेस में अगर कुछ गड़बड़ और उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो हमें उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। एरर का अर्ली डिटेक्शन होगा, इंस्पेक्शन कॉस्ट जो कम लगेगी क्योंकि यहीं पर पहले से ही पता चल जाएगा। रैंडम कॉज आर आल्सो डिटेक्टेड, अगर रैंडम कॉज की वजह से भी कुछ एरर आएंगे तो भी वो यहाँ पर प्रोसेस के अंदर यहीं पर पता चल जाएगा। और स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्शन और इंस्पेक्शन जो वो कंटिन्यूस बेसिस पे चलते रहेंगे कि भाई प्रोसेस के हिसाब से कि भाई ये प्रोसेस जो है इसने थोड़ी चीज और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर दी तो अपन स्पेसिफिकेशन चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट कंट्रोल, इवेल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इज एक्सरसाइज बाय द एक्सेप्टिंग और नॉन एक्सेप्टिंग। यहाँ पर क्या है, यहाँ जैसे आप पढ़ रहे थे ठीक है, कॉन्सेप्ट के अंदर कोई दिक्कत आई, फिर आपने वापस जो आप तो आपने पहले तय किया कि भाई पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद में रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद में जो वो प्रैक्टिस करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट के बाद में आपको कुछ दिक्कत लगी तो उसके बाद में वापस क्या करो, ये कॉन्सेप्ट एक बार वापस अच्छे सही से पढ़ लीजिए ठीक है। ये यहीं पर आपका चीज़ें सही हो गई। फिर उसके बाद में रिवीजन के पेज पे गए, रिवीजन के अंदर बाद में पता किया क्या रिवीजन सही हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो वापस जो रिवीजन के अंदर जाके रिवीजन कर लीजिए। अगर रिवीजन भी सही हो चुका है तो फिर प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस सही करोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या आपका काम जो वो सही है या नहीं। तो अल्टीमेटली अगर ये तीनों प्रोसेस सही होंगे तो आउटकम अपने आप ही सही होगा, फिर आउटकम के अंदर कोई जो प्रॉब्लम होगी नहीं। यहीं पर अगर आप प्रोडक्ट कंट्रोल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कुछ भी चेक नहीं करेंगे, लास्ट में जब बनेगा तो उसके बाद में सीधा रिजल्ट आएगा। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर इवेल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इज एक्सरसाइज बाय द एक्सेप्टिंग और नॉन एक्सेप्टिंग। लास्ट के अंदर सिर्फ दो ही बातें बचेगी, या तो एक्सेप्ट करेंगे या नॉन एक्सेप्ट के मना करेंगे।
इट इज कंसर्न विद द इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस वेदर दीज आर सुटेबल फॉर डिलीवरी टू कस्टमर और नॉट। जो चीजें बन चुकी है वो अपन कहेंगे कि भाई ये कस्टमर को देने लायक है या नहीं, या फिर जो एग्जाम दे चुके हैं उसके बाद में सीधा कि भाई इसको प्रोफेसर बनाने लायक ही है या नहीं है। टेक्निक ऑफ स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, सब में प्रोसेस जो वो सेम है, सब में तरीका सेम है, वही कंट्रोल लाइन होगी। टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल और प्रोडक्ट कंट्रोल। सर ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखे, A1 A2 D1 D2 D3 D4 B1 B3 और B4, ये इनके जो फैक्टर है जैसे अपन कंट्रोल फैक्टर कहते हैं। अगर कई बार जैसे अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता है तो यहाँ पर हम A1 और A2 का इस्तेमाल करते हैं। वैसे वैसे आर चार्ट के अंदर अगर फॉर्मूले की कोई चीज अवेलेबल नहीं होती तो अपन इनके जरिए जो इनको डिसीजन फैक्टर या कंट्रोल फैक्टर जो कहा जाता है। आगे जो वो फॉर्मूले के अंदर आएंगे, इस वजह से मैंने इनको यहाँ लिख दिया था कि आपको एक बार सीधे सीधे यहाँ से पता चल जाए। फॉर एट्रीब्यूट पी चार्ट, एनपी चार्ट और सी चार्ट। सैम्पलिंग अगर प्रोडक्ट कंट्रोल है तो इसके अंदर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। फॉर वेरिएबल और फॉर एट्रीब्यूट, अगर वेरिएबल के अंदर वो डायमेंशन का नहीं है तो रिजेक्ट कर दो, अगर है डायमेंशन सही है तो एक्सेप्ट कर दो। एट्रीब्यूट के अंदर डिफेक्ट है तो उसे डिफेक्ट है तो उसे रिजेक्ट कर दो, और डिफेक्ट नहीं है तो उसे एक्सेप्ट कर दो। यहाँ कुछ कर नहीं सकते, यहाँ जो है वो लास्ट ही होगा। समझ आ रही बात? यहाँ पर जो है वो लास्ट में एक्सेप्ट या रिजेक्ट के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। प्रोसेस के अंदर अगर आप इवैल्यूएशन कर रहे हो तो आपके पास वापस ऑप्शन बचते हैं। ये जो है ये इन्होंने दे रखा है, किस तरीके से बनेगा। ये जो भी मीन है, सेंटर लाइन मैंने एग्जांपल के लिए एक जो सेंटर लाइन जो मीन वाली ले रखी, बाकी मीन चार्ट में यहाँ मीन आएगा, रेंज चार्ट के अंदर यहाँ रेंज आएगा। क्लियर है? मीन चार्ट के अंदर यहाँ जो मीन आएगा, यहाँ पर +3 स्टैंडर्ड डेविएशन और -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो प्लस वाली ऊपर वाली कंट्रोल लिमिट हो जाएगी, और माइनस वाली जो है वो लोअर कंट्रोल लिमिट हो जाएगी। इसके अंदर लगभग 99% जो प्रोडक्ट इसी के अंदर आने चाहिए, और एक आध अगर बाहर जाता है रैंडम कॉज की वजह से जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी दूसरे कारण से जा रहा है तो उस केस के अंदर चिंता करने की बात है। सैंपल नंबर और यहाँ जो कंट्रोलेबल एट्रीब्यूट है उन्हीं को कंसीडर करेंगे, जो नॉन कंट्रोलेबल है उनके बारे में कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं। कई बार इसको कुछ लोग जो है वो इस तरीके से भी बनाते हैं। वो क्या करते हैं, दो जो है वो अपर कंट्रोल लाइन बनाते हैं और दो ही लोअर कंट्रोल लाइन बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही जो है वो पॉइंट इनके बीच में बनेंगे तो अब आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही पॉइंट आएंगे वैसे ही क्या हो जाओ, सतर्क हो जाओ कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ध्यान देना शुरू कर दो। और फिर यहाँ आ जाएंगे तो फिर क्या कहेंगे अपन कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वैसे वैसे यहाँ पर है तो सतर्क हो जाओ, और इससे नीचे चले गए तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। टेक्निक ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोल चार्ट बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई सबसे पहले सैंपल लो, फिर उस सैंपल के हिसाब से उसके मेजरमेंट जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि अपन लेंथ के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं तो लेंथ जो है वो ले लीजिए, रेडियस के हिसाब से तो रेडियस ले लीजिए, जो भी है। फिर कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिक्स, जो कि अपने को सेंटर लाइन वगैरह डिसाइड करनी है उसके लिए, जैसे रेंज वाला चार्ट बना रहे तो रेंज ले लीजिए, मीन वाली लाइन बना रहे तो मीन ले लीजिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर ग्रांड एवरेज जो वो कैलकुलेट कर दीजिए। जैसे रेंज कैलकुलेट करेंगे तो रेंज जो वो पहले सैंपल की, दूसरे सैंपल की, तीसरे सैंपल की, चौथे सैंपल की, जैसे 4 सैंपल हैं तो इन चारों का एवरेज कर दो डिवाइडेड बाय 4। या स्टैंडर्ड डेविएशन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का, 2 का, थर्ड सैंपल का, फोर्थ सैंपल का, फिफ्थ सैंपल का डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 5 कर दो, जितने भी नंबर हो। या फिर मीन वाला अगर बना रहे हो, मीन चार्ट बना रहे हो तो यहाँ पर मीन का जो भी ग्रांड एवरेज जो कैलकुलेट कर लो। ये आपकी क्या बनेगी, सेंटर लाइन। ये आपकी सेंटर लाइन बनेगी। इस सेंटर लाइन जैसे एक्स बार का हो सकता है, रेंज का हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का हो सकता है। फिर स्केल जो कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ सैंपल जो एक्स एक्सिस पे लिखोगे, और कंट्रोलेबल एट्रीब्यूट जो है, एट्रीब्यूट या जो भी, सिर्फ एट्रीब्यूट ही नहीं कह सकते, बाकी कंट्रोलेबल एट्रीब्यूट हो सकता है या फिर जो वेरिएबल है उन दोनों को, है ना।
यहाँ पर तो अपन क्या लिख देंगे, सैंपल, कि भाई सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, और यहाँ पर क्या कर देंगे, जो कंट्रोलेबल मेजर है या एट्रीब्यूट है जो भी है, उनको यहाँ पर इसके हिसाब से लिख देंगे, ताकि फिर पहले सैंपल का कहाँ पे आ रहा है, दूसरे सैंपल का कहाँ पे आ रहा है, तीसरे का कहाँ आ रहा है, चौथे का कहाँ आ रहा है, पांचवे का कहाँ आ रहा है, छठे का कहाँ आ रहा है, इस तरीके से बनाते जाएंगे। फिर कंट्रोल लिमिट हो जाएगी इसके हिसाब से, अपर लिमिट और लोअर लिमिट बन जाएगी जो फॉर्मूले हैं उसके हिसाब से। फिर जो वो लाइन और प्लॉट जो वो बनाने शुरू कर दें। केसेज व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है वो पहले और दूसरे पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन सेवरल पॉइंट आर प्लॉटेड आउट ऑफ कंट्रोल लिमिट, कि भाई कोई पॉइंट जो वो कोई जो है वो आउट ऑफ लिमिट चला गया है, कि भाई अब छोरा जो है वो हाथ से निकल चुका है, इस तरीके वाली सिचुएशन हो चुकी है कि उसके पॉइंट जो बार ही बार जा रहे हैं अपर लिमिट से या लोअर लिमिट से, तो उस केस के अंदर अपन क्या कहेंगे, व्हेन सेवरल पॉइंट आर प्लॉटेड आउट ऑफ कंट्रोल, तो अपन क्या कहेंगे कि जो प्रोसेस है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका। या फिर अब जो वो जाने की हिमाकत के अंदर ही है, मतलब कि वो कभी भी जा सकता है, इसके बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक घूम रहा है इस लाइन के, तो उस केस के अंदर भी जो वो अपन क्या कहेंगे, प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका। व्हेन सेवरल पॉइंट आर वेरी मच नियर क्लोज टू कंट्रोल लिमिट, इस कंट्रोल लिमिट के बहुत ज्यादा नजदीक जो है वो जा रहे हैं, मतलब वो अब दीवार कूदने वाला है और अपर लिमिट से बाहर जाएगा, या नीचे वाली दीवार के नजदीक है तो वो जैसे नीचे जो गिरने वाला है। व्हेन सैंपल पॉइंट आर नॉट स्कैटर्ड रैंडमली बट एनालाइज्ड इन सेम सेट पैटर्न, नॉर्मली होना क्या चाहिए, पॉइंट जो वो इस तरीके से होने चाहिए रैंडमली, क्योंकि रैंडम कॉज तो होना ही चाहिए। अगर रैंडम कॉज ही नहीं है और वो पर्टिकुलर कोई एक पैटर्न बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, या तो अपनी कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है या कुछ न कुछ प्रोसेस के अंदर ऐसा गड़बड़ आया जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है। भाई अब कितनी ही जो वो अच्छी से अच्छी पेन बना दीजिए, कितना ही जो क्वालिटी कंट्रोल कीजिए, क्या उस पेन के हर पेन का आगे वाला पॉइंट जो सेम साइज का बनाया जा सकता है, एग्जैक्ट सेम साइज का नहीं, थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा ही होगा। ठीक है, सारे मोबाइल बना दीजिए, क्या सारे मोबाइल की एग्जैक्ट सेम जो है वो हाइट और विड्थ होगी, क्या नहीं, उसके अंदर थोड़ा सा तो लाइक 0.01 या 0.01 होगा, तो भी इतना तो एरर जो उसके अंदर रहेगा ही रहेगा। अब बिल्कुल जो कुछ भी नहीं रह रहा है, पर्टिकुलर कंटिन्यूअस जो एक रैंडम जो वो लाइन बना रहा है, तो उस केस के अंदर या तो हमारी कैलकुलेशन के अंदर कुछ गड़बड़ है, तो हमें यहाँ भी क्या करना होगा, चेक करना होगा। ये तीसरे वाला अगर पॉइंट आया तो ज्यादातर स्टूडेंट कहेंगे कि नहीं इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ भी अपने को चेक करना पड़ेगा। व्हेन सैंपल पॉइंट आर नॉट स्कैटर्ड रैंडमली बट अरेंज इन सेम सेट पैटर्न, कि पर्टिकुलर एक कोई लाइन बना रहे, कोई सेट पैटर्न बना रहे, तो भी चेक करना है, क्योंकि रैंडम होने चाहिए। समझ आ रही बात भाई, कोई आदमी जो पर्टिकुलर एक फिक्स ही रूटीन के हिसाब से चल रहा है, डेली जो है वो एक ही रूटीन से चल रहा है, उसके अंदर एक मिनट का भी इधर से उधर जो है वो चेंज नहीं आ रहा है, मतलब उस आदमी के अंदर डिफेक्ट है। जो नॉर्मल इंसान है उसके अंदर जो वो उसके प्लान बनेंगे, उसके प्लान बिखरेंगे, उसके प्लान जो वो बनाएगा वो टूटेंगे, वो कहेगा सुबह 4 बजे उठेंगे और 8 बजे जो वो अपनी खुद की चाय बनाता हुआ दिखेगा, तो ये नॉर्मल चीजें होती है आदमी के। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो इसने पूरा 100% उसी तरीके से रूटीन फॉलो कर रहा है, तो फिर उसके इसके अंदर जो गड़बड़ हो सकती है उसमें। मेनली यहाँ पर इन तीन की जो वो फॉर्मूला में थोड़ा ध्यान ये रखना है कि इसमें क्या क्या यूज होंगे। देखो, मेन लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेंट्रल लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा एक्स बार जो भी है, जितने सैंपल लिए, 4 सैंपल है, 5 सैंपल है, जैसे पहले सैंपल का ये x बार 1, x बार 2, x बार 3, 3 सैंपल थे तो डिवाइड बाय 3। अरे भाई दोनों सारा कुछ करना चाहिए आदमी के जीवन में, जो थोड़ी बहुत इधर उधर भी होना चाहिए, बाकी नहीं तो जीवन तो ये निकल जाएगा, हमेशा यही चीजें रहेगी रहेगी। मैं तो खुद ये क्या कहते हैं, आपके बैच और ये खत्म हो उसके बाद में मैं तो खुद 4-5 दिन पहले तो शांति करूंगा आराम से, फिर उसके बाद में आगे के नए जो चीजें करूंगा, लेकिन मैं आपको अभी ज्यादा बोलूंगा नहीं, नहीं तो आप खुद मजे के मूड में चले जाओगे। कंट्रोल लिमिट कैसे तय करेंगे, एक्स बार प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन।
जैसे कि ये है लोअर लिमिट, तो ये तो हो गया आपका, ये तो सेंट्रल लिमिट हो गई। और अपर लिमिट कैसे होगी, एक्स बार प्लस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस अंडर रूट एन, जैसे कि 4 सैंपल है तो अंडर रूट एन। और यहीं पर लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, सॉरी, माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन और अंडर रूट एन। अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, A2R हो जाएगा और A1 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन S हो जाएगा, सॉरी। तो अब आगे जो है वो बोलोगे उसके हिसाब से क्या कीजिएगा, ये यहाँ जो लिखा है ना इस नोट्स के अंदर, जो यहाँ लिख दीजिएगा इसको लाइन खींच के, A1R और A2 S, ताकि इतने में आपको याद आ जाएगा कि भाई हाँ ये चीज़ें जो है वो है। या फिर लिमिट जो है, लिमिट के लिए यहाँ एक और लाइन खींच दीजिएगा और यहाँ पर कर दीजिएगा P डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। या तो लिमिट जो है इसके हिसाब से होगी, या इसके हिसाब से होगी, या इसके हिसाब से होगी, इन तीनों में से किसी एक के हिसाब से लिमिट जो तय होगी। अगर ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है तो इसके हिसाब से होगी, नहीं तो फिर इन दोनों में से किसी एक के हिसाब से जो लिमिट तय होगी। सॉरी, A2R बार है ना, A2R बार है और A1 ऐसे। तो वैसे इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, पर यहाँ लिख दीजिएगा ताकि आपको एक बार आइडिया लग जाएगा। इसके आगे 3 लगने, बाकी के आगे 3 नहीं लगने। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो R बार डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। इतना ज़्यादा फार्मूला मत घुसिएगा, मेन जो है वो एक ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, बाकी वाले बहुत कम यूज होंगे। ये ध्यान रखिएगा कि A2 और A1 जो है वो एक्स बार चार्ट में यूज होते हैं। आर चार्ट के अंदर D4, D1, D2, D3 और D4 जो वो आर चार्ट के अंदर यूज होते हैं, और बी जो है वो इस स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर यूज होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेम वो का वो प्रोसेस रेंज चार्ट के अंदर जो 3 स्टैंडर्ड आर जो है वो यूज हो जाएगा, और अगर ये नहीं है तो उस केस के अंदर ये वाले जो दोनों में से यूज होंगे। अपर लिमिट के लिए 4 और 2 होंगे, और लोअर लिमिट के लिए 3 और 1 होंगे। वैसा वैसा स्टैंडर्ड डेविएशन वाला चार्ट है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वैसा वैसा कैलकुलेट होगा, और ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी अंडर रूट 2n हो जाएगा, और ये जो है वो बाकी B4 और B3, बाकी इनको याद करो नहीं करो कोई मतलब नहीं, एक तो ये वाला तो पक्का याद होना चाहिए, और इसको जो थोड़ा देख लीजिएगा। 99 कितनी हो गई आप बताओ भाई, कितनी हो गई, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस की लिमिट कितनी हो गई। और कोई जवाब नहीं देगा, मीनाक्षी साहब आप दो। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में कितनी लिमिट होगी। 99 पॉइंट, पॉइंट में कुछ है या 99 एग्जैक्ट। भाई लिमिट जो है वो मैंने कम से कम आपके नोट्स के अंदर 5 से 6 बार जो वो लिखी है, तो इसका मतलब ये है कि वो लिमिटें आपको याद होनी चाहिए। 99.73, तो वो उस वजह से लिखी है कि भाई याद हो। ठीक है, एट्रीब्यूट के अंदर जो पी चार्ट, एनपी चार्ट और सी चार्ट, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो पी चार्ट के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट, कितनी डिफेक्टिव यूनिट बनी है। देखो ये दोनों जो वो डिफेक्टिव के बारे में है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट डिवाइडेड बाय एन के होगा। ठीक है, ये प्रोपोर्शन वाला है। इनको थोड़ा सा मैंने आगे डिटेल के अंदर लिखा है, यहाँ जो मेन फॉर्मूला लिखा है, बाकी इनको आगे डिटेल के अंदर थोड़ा लिख रखा है। यहाँ जो शॉर्ट के अंदर देखने के लिए आप ये एक टेबल देखोगे तो काम बन जाएगा इस हिसाब से।
ये जो कंट्रोलेबल फैक्टर है A1 A2 A3 इनके बारे में क्या है, while constructing control chart for variables several factor for statistical quality control are used with the help of these factor control limit are determined। इसके हिसाब से कंट्रोल लिमिट जो डिटरमाइन होती है, जो भी अपन A1 A2 B1 B2 B3 D1 D2 D3 ये वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं ना, C1 वगैरह जो भी है, ये क्या है जेड टेबल जैसे होते हैं और इनकी वैल्यू दे रखी होती है। तो कई बार अगर वो नहीं है अपने पास स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, तो इस टेबल के हिसाब से वैल्यू देख के कर सकते हैं। हालांकि आप इनको जो है मेन चीज ये ध्यान रखिएगा कि कंट्रोल फैक्टर क्या है और कौन कौन से। कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखो आइदर बाय प्रपोर्शन ऑफ यूनिट दैट आर डिफेक्टिव, या फिर नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर यूनिट, या फिर टोटल जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितना है, कितनी यूनिट डिफेक्टिव है, पी चार्ट और एनपी चार्ट। व्हेन सैंपल साइज नॉट यूनिफॉर्म तो अपन क्या करेंगे, पी चार्ट यूज करेंगे, और जब सैंपल साइज यूनिफॉर्म है तो अपन क्या करेंगे, एनपी चार्ट है जो यूज करेंगे। ये जो है बेस्ड ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो वाला जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे। जैसे पहले सैंपल के अंदर कितने जो प्रोपोर्शन डिफेक्टिव का कितना प्रोपोर्शन है, दूसरे में कितना है, तीसरे में कितना है, चौथे में कितना, पांचवें में कितना, डिवाइडेड बाय के। तो ये तो क्या हो जाएगा पी बार, और फिर आगे जो बाकी वाले फॉर्मूले लगेंगे। तो पी बार का फॉर्मूला किस तरीके से होगा, प्रोपोर्शन जो है उन सब का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल। के का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ सैंपल। अगर सैंपल साइज यूनिफॉर्म है तो बस इसके अंदर प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन ऑल यूनिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल। कितने जो वो यूनिट डिफेक्टिव है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल। और यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर यूनिट, नंबर ऑफ डिफेक्ट इन ऑल यूनिट, सारी यूनिट के अंदर मिला के टोटल जो वो कितने जो वो यूनिट डिफेक्ट, सॉरी यहाँ दोनों में ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, डिफेक्ट कितने हैं, टोटल डिफेक्ट कितने हैं, वो डिफेक्ट जो है जैसे कि 70 डिफेक्ट आए हैं और नंबर ऑफ यूनिट है जैसे 5000, तो यहाँ पर तो ये करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट लिख दीजिएगा ना यहाँ, डिफेक्टिव यूनिट्स इन ऑल यूनिट, कि कितनी यूनिट है जो वो डिफेक्टिव यूनिट आई है। जैसे कि 5 यूनिट है जो वो 100 के सैंपल में डिफेक्टिव आई है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करें। यहाँ जो है वो डिफेक्ट होंगे और यहाँ डिफेक्टिव यूनिट्स होगी। समझ पा रहे हो बात, बाकी जो है वो सेम टू सेम ये इसका फॉर्मूला, फॉर्मूले के अंदर ज़्यादा जो है इसमें मत पढ़िएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि भाई कौन से में कौन सा यूज होता है, और इस वजह से उसको यहाँ पर लिख भी रखा है ये, कि एक्स बार के अंदर A1 और A2 यूज होता है, आर चार्ट के अंदर D1 D2 D3 D4 यूज होता है, जिसमें से D2 और D4 जो वो अपर लिमिट के लिए और D1 और D3 लोअर लिमिट के लिए, यहाँ पर B3 और B4 जो वो इस्तेमाल होता है। अब बताइए इसमें किसी पॉइंट के अंदर कोई डाउट हो तो। बताइए भाई कोई डाउट। क्लियर है, इसका पिछली बार क्वेश्चन क्या था भाई। हम्म,
करवा देते लास्ट टाइम के दोनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिसीजंस आर टेकन इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल? Specification of article produced. How article actually produced, or article produced resemble with pre with predetermined quality or not? All of the above. एक क्वेश्चन और आया था, what are the technique of statistical quality control? Process control that product control that both A and B none of the पहले का डी और दूसरे का सी। है क्या किसी कोई डाउट? क्लियर है भाई? तो नोट्स जो है इनको बार बार रिवीजन कीजिएगा, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा। अभी जो है वो मैं आपके नोट्स जो वो अपलोड करूँगा, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, और ये जो है वो स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। आपको इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन और डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के नोट्स एक बार जो वो देखने हैं, आज ही देखने, ताकि अपन कल इनको डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और उनको पूरा करें, ताकि अपने पास जो बचे वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो वो बचे। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी डिसीजन मेकिंग जो है वो अपन ने जो गेम थ्योरी के अंदर जब वो मिक्स स्ट्रेटेजी के बाद के जो पढ़े थे, वो सारा का सारा स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी का ही जो पार्ट था, जिसके अंदर इन अनसर्टेनिटी, इनसर्टेनिटी और वो वाले जो पार्ट पढ़े थे ना कि मिनिमैक्स, मैक्सिमैक्स और वो वाले सारे, वो एक्चुअल में स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी के जो है वो पार्ट थे, लेकिन अपन ने वहीं साथ में कवर कर लिए थे। उसके अलावा एक चैप्टर बचता है रिप्लेसमेंट थ्योरी। रिप्लेसमेंट थ्योरी के अंदर जो कुछ भी नहीं है कि एसेट रिप्लेस करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी। तो क्योंकि अपन कैपिटल बजटिंग पढ़ चुके हैं, तो वो सेम ही कॉन्सेप्ट है। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आउटफ्लो की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अगर ज़्यादा है ओल्ड मशीन का न्यू मशीन से, तो रिप्लेस करेंगे। और अगर बात कर रहे हैं इनफ्लो की, अगर जैसे कई बार मशीन के जो वो इनफ्लो की बात करते हैं, भाई ये मशीन इतनी यूनिट बनाएगी और इतनी कॉस्ट लगेगी, इतना पैसा बचेगा, तो अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है वो कम है उसका, ओल्ड मशीन का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कम है नई वाली मशीन से, तो रिप्लेस करेंगे, अदरवाइज रिप्लेस नहीं करेंगे। तो आप इन दोनों नोट्स को जो मैं अपलोड कर दूंगा, एक बार इनको आप जो देख लीजिएगा यहाँ तक का।
क्लियर है। और बाद में अपनी जो ये हो जाए उसके बाद में अपनी क्लास रहेगी सीधी, 1 मिनट में कैलेंडर देख लेता हूँ। उसके बाद जो है वो रहेगी 30th को अपनी एक लंबी क्लास रहेगी जिसमें अपन बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में, शेड्यूल 3 के बारे में, मैनेजरियल रेमुनरेशन के बारे में, डिविडेंड डिसीजन के बारे में, और बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर कुछ मिल गया तो उसके बारे में। बाकी रिवीजन का प्रोसेस अब शुरू कर दीजिए, नोट्स को अच्छे से जो रिवीजन कर दीजिएगा, जितना अच्छे से रिवीजन करोगे उतना आपको ज़्यादा फायदा जो मिलेगा। जितना मल्टीपल टाइम करोगे उतना आपको ज़्यादा जो बेनिफिट मिलेगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो और ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी, तीसरी बार करोगे तो और ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी। एमसीक्यू इसके बाद में करोगे तब आपको डाउट नहीं आएगा, ये आप चिंता करें ही नहीं। स्टेट्स कल कंप्लीट है, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो रिकॉर्ड कर रखा है मैंने, जस्ट फरवरी ये बैच शुरू हुआ था उसी वक्त नेट का बैच शुरू किया था, उसी वक्त जो वो के नागर वाली बुक है उसी से क्लास रिकॉर्ड कर रखी है। अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 घंटे की क्लास है, तो वो मैं कल तक जो उसको एडिट करके उसके नोट्स बना के जो मैं अपडेट कर दूंगा। उसमें सैम्पलिंग जो उस वक्त साथ में पढ़ी थी वो वाला पार्ट हटा के बाकी वाला जो अपडेट कर दूंगा, और उसके नोट्स जो वो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा और उसके बाद में जो अपडेट कर दूंगा। एक्चुअल में उसमें जो चीज़ें जो ज़्यादातर बिल्कुल सिंपल सी है कि भाई प्राइमरी डाटा कौन सा, सेकेंडरी डाटा कौन सा, स्टेट्स वर्ड कब आया, किस तरीके से आया, और बाकी नई चीज़ें को सीखने को उसके अंदर ज़्यादा मिलेगी नहीं, थोड़ी स्पीड में देख लीजिएगा, बाकी नोट्स जो उसके अंदर इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। बाकी आप क्वेश्चन पे लग जाइए और रिवीजन पे लग जाइए, मतलब रिवीजन पे लग जाइए ताकि अपन फिर क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करो तो वहाँ पर आप, क्योंकि अब मेरे को जो क्वेश्चन पे लगना पड़ेगा, एक सेम टाइप के 10 क्वेश्चन देके फिर उसके अंदर जो वही है सिर्फ डाटा चेंज कर करके क्वेश्चन देने के बजाय मैं सोच रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन 50 क्वेश्चन दिए जाए तो 50 अलग अलग कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, ताकि आपका पूरा जो वहाँ रिवीजन हो एक तरीके से, तो वहाँ रिपीटेशन कम हो, उस वजह से मैं खुद जो वो इसको करके अब उसके ऊपर जो नेक्स्ट पेज के ऊपर लगना चाहूँगा। क्लियर है भाई। वाह यार, ठीक है भाई, और कोई डाउट हो तो बता दीजिए। कंप्लीट करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, बाकी डाउट वगैरह है तो पूछते रहिएगा। बिल्कुल। ठीक है, 29 को रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है भाई। तो कीजिएगा रिवीजन, और डाउट आए वो भेजते रहिएगा ना।